Assalamu alaikum. Dear students, in today's lecture we will talk about agreement. And this lecture is primarily meant for those students who are doing BS English from the affiliated colleges from the Punjab University and they are in the fourth semester. So let's start from something introductory about the agreement. So what is agreement? I have written agreement is the relationship between the verb and the subject. ठीक है, the verb must agree with the subject in number, person and tense. I have highlighted number, person and tense. These are very important terms and please keep in mind कि जिन terms को मैंने मार्कर के साथ हाईलाइट किया होता है उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें। और मेरा मकसद होता है कि इन लेक्चर्स को बहुत आसान और आम फहम अंदाज के अंदर आपके सामने पेश करना ताकि आप इसको फिर समझ सकें, आपकी बेसिक्स इसके कवर हो जाएँ। ठीक है, अब एक नंबर का मतलब होता है तादाद। तो इंग्लिश में ज़ाहिर एक सिंगुलर नंबर एक प्लूरल नंबर होता है, यानी वाहदुल जमा जिसे कहते हैं। पर्सन इंग्लिश में तीन होते हैं, आपने प्रोनाउन में पढ़ा हुआ है। फर्स्ट पर्सन आई वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है और ही शी इट होता है। टेंस इंग्लिश में तीन होते हैं, एक तो प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है। लेकिन यहाँ आपने जब अग्रीमेंट आपने पढ़ना तो आपने ये देखना है कि टेंस इंग्लिश में दो होते हैं, एक प्रेजेंट होगा कि नॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक प्रेजेंट एक नॉन प्रेजेंट, वो आगे हम पढ़ेंगे। यानी इंग्लिश आपने जब आप सिंटेक्स के अंदर एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एक टेंस प्रेजेंट है और एक नॉन प्रेजेंट है। ठीक है, यानी इसमें इस तरीके के साथ हम पढ़ेंगे, एक प्रेजेंट की नॉन प्रेजेंट। अब जैसे देखिए अग्री कैसे अब होता है एग्रीमेंट। ये जुमला लिखा है कि ही बेक्स अ केक। अब देखें कि ही बेक्स अ केक के अंदर अब जो बेक्स है हमने बेक्स किस वजह से लगाया है, चूँकि ही की वजह से हमने लगाया है कि ही एक फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, और सॉरी थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के साथ साथ हमने ये देखा है कि ये जो जुमला है ये प्रेजेंट के अंदर दैट्स वाई हमने बेक्स इस्तेमाल किया है, तो ये एक अग्री कर रहा है ना। इसके बाद देखिए आई बाट अ बुक येस्टरडे। अब देखिए जैसे बाट है, बाट आई के साथ भी अग्री कर रहा है, उसके साथ येस्टरडे के साथ भी अग्री कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए तीसरा जुमला है कि ही एंड हिज वाइफ बेक अ केक। ठीक है, अब इसमें चूँकि सब्जेक्ट जो होता है वो अब नंबर के लिहाज से प्लूरल आ गया है, तो इसीलिए क्या होगा कि उसमें बेक लग गया। तो ये होता है आमतौर पे जो सादा से एक जनरल कंसेप्ट होता है एग्रीमेंट के बारे में। अब आगे इसकी हम कम्प्लेक्सिटीज़ में भी जाएंगे। तो ये होता है एक इसको अग्रीमेंट को बयान करने के लिए हम इन सिंटेक्स के अंदर हम यूज़ करते हैं इन्फ्लेक्शन नोड, ठीक है, या आई नोड भी इसे कहते हैं इन एग्रीमेंट। ठीक है, अब आई नोट क्या होती है? जब आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ी तो मॉर्फोलॉजी में आपने इन्फ्लेक्शन पढ़ी हुई है। आपने देखा कि मॉर्फोलॉजी के दो काइंड्स होती हैं, एक होते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी होते हैं, एक होता है डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी। यानी ये जो बाउंड मॉर्फीम्स होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, वन इज कॉल्ड दी इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी, अदर इज कॉल्ड डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी में आपने ऑलरेडी पढ़ा कि हम किसी एफिक्स या किसी को लगाते हैं, किसी लफ्ज़ के साथ उसका मीनिंग चेंज हो जाता है लेकिन उसकी जो वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच सेम रहता है। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे देखिए लफ्ज़ है बॉय। अब बॉय एक नाउन है, तो अगर हम बॉय के साथ एस लगाएंगे, एस तो ये उसकी इन्फ्लेक्शनली हमने इसको चेंज कर दिया लेकिन इसका पार्ट ऑफ स्पीच सेम रहा है, इसका बस नंबर तब्दील हुआ है, यानी बॉय से बॉयज़ बन गया लेकिन उसकी वो पहले भी नाउन था अब भी नाउन रहा। इस तरह देखें कि वर्ब होता है प्ले। अब प्ले के साथ अगर प्लेड लगाते हैं या प्लेज लगाते हैं, प्लेइंग लगाते हैं, तो ये हम इन्फ्लेक्शनल कर रहे हैं, इन्फ्लेक्शन कर रहे हैं कि यानी एस लगा के ई डी लगा के और आई एन जी लगा के, लेकिन आप इसमें देखें कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड कैटेगरी सेम रहती है, तो इसे इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ये लिखा कि इन सिंटेक्स वी यूज़ इन्फ्लेक्शनल नोड और आई नोड इन शॉर्ट। ठीक है, टू डिस्क्राइब अग्रीमेंट को डिस्क्राइब करने के हम आई नोड का सहारा लेते हैं। अब आई नोड का क्या कि इन्फ्लेक्शन इज अ टॉपिक इन मॉर्फोलॉजी, इट रेफर्स टू द एडिशन ऑफ एन अफिक्स या सफिक्स टू चेंज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड दो द कैटेगरी ऑफ द वर्ड रिमेन द सेम, यानी उसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो सेम रहता है। ठीक है, तो डेरिवेशनल में चेंज हो जाता है, जिसके अंदर हम आई नोड का हम इस्तेमाल करें। अब आई नोड हम कैसे करते हैं आगे हम देखते हैं। ये जैसे देखें ये है प्ले। ठीक है, प्ले के बाद प्लेड लगा है, प्लेज लगा है, प्लेइंग लगा है। अब आप देखेंगे इसके लिए इन्फ्लेक्शन की मिसाल है, यानी प्ले वर्ब था, प्लेड फिर वर्ब है, प्लेज भी वर्ब है, प्लेइंग भी वर्ब है, लेकिन इनकी देखिए कि इसके अंदर इसका पार्ट ऑफ स्पीच तब्दील नहीं हुआ लेकिन इन्फ्लेक्शन के जरिए इसका मीनिंग तब्दील हो गया। बेक बेक बेक्स बेकिंग, इसमें भी वो इन्फ्लेक्शन वाली मिसाल आ गई। अब जैसे देखिए इसके अंदर हम स्ट्रक्चर क्या इस्तेमाल करते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द आई नोड। अब आई नोड का स्ट्रक्चर क्या होता है? इन्फ्लेक्शन नोड का स्ट्रक्चर ये होता है द एस नोड इज लोअर्ड इनटू द आई नोड। एस नोड का मतलब होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि जब हम सिंटैक्टिक एनालिसिस करते हैं ना, एस नोड का मतलब सेंटेंस वाली नोड जो जो एस नोड सेंटेंस नोड जो होती है उसके नीचे जो होते हैं आई नोड आती है, यानी आई नोड की पोजीशन जो होती है वो सेंटेंस नोड के नीचे आती है। अब आई नोड किस तरीके से लिखी जाती है ये देखिए, ये तरीका आमतौर पर होता है। ये आई नोड है, आई नोड के अंदर क्या होता है, ये टेंस है, टेंस में प्लस माइनस लिखा हुआ है, प्रेजेंट में प्लस माइनस है, इसके बाद ये ए जी आर का मतलब अग्रीमेंट, ये भी प्लस माइनस है, इसको हम आगे पढ़ते हैं ये प्लस माइनस का क्या कंसेप्ट, ये इनको फीचर्स कहते हैं।
लिखा है कि आई नोट कंटेन्स द नंबर ऑफ फीचर्स, यानी आई नोट के अंदर फीचर्स होते हैं। जैसे देखिए द प्लस वैल्यू एंड द माइनस वैल्यू। अब ये प्लस वैल्यू क्या शो कर रही है कि यानी ये टेंस का मतलब अगर हम टेंस के साथ प्लस लगा देंगे ना, यानी इसमें से एक आपने यूज़ करना है, आपने दो नहीं यूज़ कर सकते, यानी ऑप्शनल है, या आपने प्लस करना है या माइनस करना है। इसमें भी यहाँ प्लस या माइनस, इसमें भी यहाँ प्लस या माइनस करना है। अगर आप टेंस के साथ प्लस यूज़ करते हैं इसका मतलब है कि जो जुमला बना रहे हैं, जिस जुमले की बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर टेंस मौजूद है। ठीक है, अब अगर टेंस मौजूद होगा तो फिर ये आप प्रेजेंट जो था ना मौजूद होगा या नहीं मौजूद होगा। अगर टेंस मौजूद ही नहीं, फर्ज करें कि टेंस के साथ माइनस आ जाता है ना, तो इसका मतलब होगा आगे फिर प्रेजेंट वगैरह का कंसेप्ट ही नहीं होगा। ठीक है, टेंस के साथ माइनस अगर आएगा तो फिर ये आगे कोई अग्रीमेंट भी नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब अग्रीमेंट का तल्लक टेंस के साथ होता है। अब जैसे देखें आगे हम देखते हैं, ये देखें जुमला हमने बनाया कि ही गोज़ टू स्कूल। अब इसमें देखें टेंस है कि नहीं है, क्यों टेंस है, इसके अंदर टेंस को हमने प्लस लिख दिया है। ठीक है, यानी इस तरीके से हमने फीचर बयान करना है। आपने ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट के बाद लिख देना है कि टेंस प्लस, अगर टेंस है तो प्लस लिख लेना है। ठीक है, उसका कॉमा लगाना है। ठीक है, अगर उसमें टेंस प्रेजेंट है तो फिर आपने प्लस लिख देना है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो माइनस लिख देंगे। अब जैसे देखें कि टेंस प्रेजेंट है, गोज से पता चल रहा है ना कि टेंस प्रेजेंट है, तो याद रखें सिंटैक्स के अंदर इस हवाले से हमारे जो आई नोट के हवाले से में दो टेंसेज होंगे, एक प्रेजेंट हो गए, प्रेजेंट के अंदर जो प्रेजेंट के टेंस आते हैं ना, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये आएगा। इसके अंदर फ्यूचर का जो था ना, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस, ये भी प्रेजेंट के अंदर आएगा। तो जो पास्ट टेंस होगा वो होगा पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट एंड परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी इसका मतलब है कि हम सिंटैक्स के अंदर दो टेंसेज है हमारे पास, एक तो प्रेजेंट हो गए, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, जो प्रेजेंट वाले टेंसेज होते हैं, जो फ्यूचर वाले वो प्रेजेंट के अंदर आएंगे, जो इसके जो पास्ट वाले होंगे वो नॉन प्रेजेंट में आएगा। इसका मतलब टेंस दो किस्म के होते हैं। अब आगे देखा इस जुमले में ही गोज़ टू स्कूल। अब ही गोज़ टू स्कूल में टेंस है, ये देख लिया, आपको गोज़ की मौजूदगी से पता चल रहा है। इसके बाद फिर ये देखिए इसमें वो प्लस प्रेजेंट है, प्लस में हमने क्यों लिखा प्रेजेंट को, क्योंकि प्रेजेंट टेंस मौजूद है इसके अंदर। इसके बाद देखिए इसमें अग्रीमेंट भी है, अग्रीमेंट क्यों है, अब अग्री के ऊपर भी हमने क्या लिखा है, हमने प्लस की इलामत डाली। इसका मतलब होता है कि यानी ये जो गोज़ है ये ही की वजह से गोज़ लगा है। ठीक है, अगर ही इसकी जगह आई होता तो वो गो लगता, अगर वही होता तो गो लग जाता। ठीक है, इसमें अब ये इसके फीचर्स है। जब भी आपने जुमले का अग्रीमेंट का एनालिसिस करना है, फिर आपने इस तरह बनाना है कि पहले आपने ब्रैकेट डाल के उसमें लिखना है कि टेंस और प्रेजेंट। ठीक है, इसके बाद प्लस या माइनस की इलामत आएगी, इसके बाद अग्रीमेंट की आ जाएगी, ये इस तरीके से आप लिखेंगे। अब इसके बाद आगे हम और एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखें दूसरा जुमला हमने लिखा है ही प्लेड क्रिकेट येस्टरडे, तो अब इसमें टेंस प्रेजेंट है, प्लेड हमें बता रहे कि टेंस है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, नॉन प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था कि अगर वो फ्यूचर या प्रेजेंट नहीं है तो वो नॉन प्रेजेंट होगा, जिसे हम पास्ट कहते हैं ना आम ग्रामर की ज़बान में से हम नॉन प्रेजेंट कहेंगे। अब टेंस है, ठीक है, लेकिन टेंस कौन सा, वो नॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके बाद क्या, अब ज़ाहिर है अगर टेंस है तो अग्रीमेंट भी है, सही, ठीक है, ज़ाहिर इसके साथ अग्री किया जा रहा है ना, यानी ये जो वर्ब हमने प्लेड लगाया है, ठीक है, ये अब टेंस के साथ बधा हुआ है। ठीक है, यानी येस्टरडे की वजह से ये टेंस के साथ बधा हुआ है, हम इसको ये नहीं कह सकते कि ही प्लेज क्रिकेट येस्टरडे, नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये देखिए अग्रीमेंट हो रहा है ना। इसके बाद आगे देखें ही विल प्ले क्रिकेट, अब टेंस है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन टेंस प्लस प्रेजेंट है। प्रेजेंट कौन सा, मैंने फिर आपको बताया कि जो प्रेजेंट और फ्यूचर जो होगा उसको हम प्लस प्रेजेंट कहेंगे। ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो फिर हम माइनस प्रेजेंट कह देंगे। ठीक है, उसमें भी एग्रीमेंट है, यानी ही विल प्ले क्रिकेट, इसमें एग्रीमेंट है। ये आपको समझ आ गया होगा इस कॉम्बिनेशन को। इसके बाद इंग्लिश में वो कहते हैं कि 3 कॉम्बिनेशन यूज़ होते हैं फीचर्स के लिहाज से, यानी जब अग्रीमेंट, एक होता है टेंस प्लस प्रेजेंट प्लस अग्रीमेंट। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 3 है। जैसे देखें कि सेंटेंस नंबर 1 को आप देखें कि इसके अंदर क्या है, ठीक है, कि प्लस टेंस भी प्रेजेंट है और प्रेजेंट भी प्रेजेंट है, उसके बाद अग्रीमेंट भी प्रेजेंट है। इसके बाद नंबर 3 देखें, ठीक है, कि टेंस भी प्रेजेंट है इसके अंदर, इसके बाद प्रेजेंट भी प्रेजेंट है टेंस, ठीक है, और अग्रीमेंट भी प्रेजेंट। इसके बाद होता है दूसरा कॉम्बिनेशन, क्या होता है, इसे हम कहते हैं कि टेंस होता है, ठीक है, लेकिन वो नॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अग्रीमेंट होता है। जैसे सेंटेंस नंबर 2 आप देख लें कि टेंस है लेकिन नॉन प्रेजेंट टेंस नॉन प्रेजेंट है, यानी इसमें प्रेजेंट टेंस नहीं बल्कि नॉन प्रेजेंट है और अग्रीमेंट है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, तीसरा कॉम्बिनेशन होता है कि टेंस भी नहीं होता, अग्रीमेंट भी। इसका मतलब है अगर अग्रीमेंट का तल्लुक टेंस के साथ होता है, अगर एक जुमले के अंदर क्लास के अंदर टेंस ही नहीं होता तो उसका अग्रीमेंट का तो लिंक ही खत्म हो गया। इसको भी आगे हम एलेबोरेट करेंगे। अब आगे देखते हैं कि हम किस तरीके से करते हैं। अब जैसे देखिए सिंपल सेंटेंस है, इसको पेपर में इस तरीके से किया जाता है। सिंपल सेंटेंस है कि माई ब्रदर बेक्ड अ केक। पहले तो आप जुमला लिखेंगे कि सिंपल सेंटेंस है ये, माई ब्रदर बेक्ड है, क्योंकि इसके अंदर एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट है, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लास है। अब इसके अंदर देखें कि बेक्ड, माई ब्रदर बेक्ड, ठीक है,
तो ये क्या हो रहा है, इसके अंदर अग्रीमेंट है ना। अब इसको पहले आपने इस तरह लिख लेना है ऊपर करके, आप ब्रैकेट डाल के लिखेंगे इसमें टेंस भी प्रेजेंट है। कैसे टेंस प्रेजेंट है, चूँकि आपको बेक्ड की मौजूदगी बता रही है कि टेंस प्रेजेंट है, लेकिन बेक्ड की मौजूदगी ये बता रही है कि नॉन प्रेजेंट है। अगर यहाँ बेक्स होता है या विल बेक होता फिर प्लस प्रेजेंट होना था, ठीक है। तो ये नॉन प्रेजेंट है। फिर इसके बाद क्या है, इसके अग्रीमेंट भी है। अग्रीमेंट क्यों है, चूँकि देखें ना इसके साथ अग्री कर रहा है ये जो है, ठीक है। तो अब ये सिंपल सेंटेंस को हम किस तरीके से बयान करते हैं, यानी आई नोट के जरिए इसका जो एग्रीमेंट होता है। अब जैसे देखिए ये हमने जुमला बनाया है, ये अब एस है। एस का मतलब वही है जैसे आप पहले करते हैं। एस मतलब कि इसको हम कहते हैं, एस को हम कहते हैं कि सेंटेंस, ठीक है। ये एस नोड है, ठीक है। अब एस नोड के हवाले से आप ज़रा आगे देखेंगे एस नोड क्या होती है। ये इट इज़ लोअर डाउन इनटू एन पी नॉन फ्रेज फिर वी पी, वो पहले वाले तरीका है बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक इजाफा हो जाए, किसी आई नोड का इजाफा कर देंगे। ऐसे अपने आई नोड अपने लगा देंगे, आई लिख के ना बड़ा सा, तो ये आई नोड लग जानी है, ठीक है। अब आई नोड के अंदर आपने यही लिख देना जो आपने ऊपर लिखा था ना, ये ऊपर लिखा हुआ है कि टेंस प्रेजेंट है, ठीक है। ये लेकिन ये नॉन प्रेजेंट टेंस है यहाँ, ठीक है। लेकिन क्या है, वो अग्रीमेंट भी है। ये आपने जो लिखा है ये आपने नीचे इस तरह लिख देना, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अब आपने लिख दिया कि इसके अंदर आई नोट के अंदर क्या है कि टेंस प्रेजेंट है, लेकिन टेंस है कौन सा, वो नॉन प्रेजेंट है। वो प्रेजेंट टेंस है बल्कि नॉन प्रेजेंट है, ठीक है। और अग्रीमेंट भी है, ये आपने लिख देना है, सिंपल सी बात है। उसके बाद आगे आते हैं एन पी क्या है। एन पी आपने पढ़ा हुआ है कि जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था जब फ्रेज़ की हमने एनालिसिस किया था। एन पी में क्या होता है, एक स्पेसिफायर होता है, एक नाउन एन बार होता है, ठीक है। पिछले लेक्चर को आप ध्यान से सुन लें। एन स्पेसिफायर क्या होता है, वो नाउन फ्रेज़ के अंदर एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, एक आर्टिकल भी हो सकता है। तो यहाँ क्या होता है कि एन में माई ब्रदर, ये क्या है, ये देख ले, ये एन पी बन रहा है, अब एन पी है। इसके बाद देखें कि वी पी क्या है कि स्पेसिफायर प्लस वी बार, तो वी बार के अंदर क्या वर्ब आएगा और वर्ब नाउन फ्रेज़ आएगा। अब इसको देखें कि माई ब्रदर, अब आगे बेक आ गया और अ केक आ गया, ठीक है। अब इसको देखें, ऊपर जुमले में लिखा हुआ है कि बेक्ड, बेक तो नहीं ये बेक लिखा हुआ है ना, लेकिन मैंने जब इसका ट्री डायग्राम था यहाँ मैंने बेक लिख दिया है। याद रखें जब हम ट्री डायग्राम बनाते हैं तो बेस फॉर्म, बेसिक फॉर्म लिखनी है, यानी आपने एस सी एस वाली फॉर्म, आई एन जी वाली फॉर्म कुछ भी नहीं लिखना, आपने उसकी बुनियादी जो फॉर्म होती है वो लिख देने। जैसे कि बेक बुनियादी फॉर्म, बेक अगर प्लेड होता तो प्ले होनी थी, ईट एट होता तो ईट होनी थी, ठीक है। अब ये आपने लिख दिया। अब यहाँ आपने ये बताना है कि यानी यहाँ जो सब्जेक्ट है माई ब्रदर सब्जेक्ट है ना, ठीक है ना, यानी इसके अंदर टेंस भी है। पहली बात है आपने ये वाज़ह कर दिया। उसके बाद आपने ये वाज़ह कर दिया कि इसमें नॉन प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तीसरी बात वाज़ह कि इसमें एग्रीमेंट भी है, ठीक है। अब नॉन प्रेजेंट टेंस कौन सा होगा, बेक, बेक का जो दूसरी फॉर्म कौन सी होती है, वो बेक्ड होगी ना। तो आपने यहाँ ये एरो लगा के आपने बेक्ड अपने लिख देना। तो दैट्स हाउ आप देखें कि यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ ये एग्रीमेंट कैसे हो रहा है, टेंस के लिहाज से भी हो रहा है, ठीक है। ये तो इसके बाद जो था ना ये एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे अगला जो है कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस का हम एनालिसिस कैसे करते हैं इस हवाले से, ये भी थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये जुमला हमने लिखा माई ब्रदर बेक्स अ केक एंड माई सिस्टर ईट्स द केक, ठीक है। अब देखें ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है, यानी एंड जो होता है क्वाड्रेटिक कंजंक्शन के जरिए हमने इन दो जुमलों को मिलाया, ये कंपाउंड सेंटेंस बना। इसके अंदर यानी दो सिंपल सेंटेंसेस है। अब इसका फिर उस तरह एनालिसिस कर रहे हैं, यानी टी क्या है, टेंस प्रेजेंट है इसके अंदर, ये बेक्स आपको बता रहा है, ठीक है। और पी क्या है, प्रेजेंट क्या है, वो प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट टेंस यूज है, नॉन प्रेजेंट नहीं है। चूँकि मैंने बताया कि जब प्रेजेंट टेंस होगा और फ्यूचर होगा उसको प्लस प्रेजेंट लिखेंगे, जब पास्ट होगा तो उसे माइनस प्रेजेंट लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद अग्रीमेंट भी है। अग्रीमेंट कैसे है कि माई ब्रदर है ना, तो उसकी वजह से बेक्स आपने लगाया ना। इसके बाद अगले पे आ जाते हैं कि माई सिस्टर ईट्स इट, इसके अंदर भी टेंस प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके अंदर प्रेजेंट है, जो मतलब नॉन प्रेजेंट नहीं है बल्कि प्लस प्रेजेंट है। इसके बाद अग्रीमेंट भी है। अब इसको देखते हैं कैसे हम इसको करते हैं पेपर के हवाले से। ये सेंटेंस आ गया, एस आ गया, एस नोड मतलब सेंटेंस नोड आ गई, ठीक है। अब इसको देख, सेंटेंस नोड जो है ये क्या होगी, ये अब डिवाइड होगी दो पार्ट्स का। ये एम सी का मतलब होता है मेन क्लास, मेन क्लास, ये मैट्रिक्स क्लास भी कहते हैं, मेन क्लास भी कहते हैं। मुख्तलिफ किताबों वालों ने मुख्तलिफ ना होता है, आप इसे मेन क्लास कह लें, ठीक है। आप इसे जानते हैं कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है वो दो या दो से ज़्यादा यानी मेन क्लासेस पे मुश्तमिल होता है। अब ये एक मेन क्लास है और एक ये मेन क्लास है, ये आप पढ़ लें। अब इसको देखें, अब ये मेन क्लास क्या होगी, ज़ाहिर क्लास एक सेंटेंस ही होगा ना, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसमें एक एन पी होगा और एक वी पी होगा, जैसे पहले आपने किया है। यहाँ पे क्या है कि एक एन पी है और एक वी पी है, पहले की तरह। अब पहले का हम इसको एनालिसिस करते हैं। जैसे देखिए इसमें देखते हैं कि एन पी क्या होता है, नॉन फ्रेज, और फिर से वर्ब फ्रेज होता है। अब नॉन फ्रेज क्या होगा, स्पेसिफाई फायर होगा, उसके बाद नाउन बार होगा, उसके बाद नाउन होगा। इसके बाद वर्ब फ्रेज में क्या होगा, स्पेसिफायर होगा, फिर इसके बाद वी बार होगा, वी बार के बाद वर्ब होगा, वर्ब के बाद फिर नाउन फ्रेज होगा, ठीक है। ये अब हमने देखें जैसे
कि माई ब्रदर, वो उसी तरह बिल्कुल एन पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अब देखें आगे लिखा हुआ है कि इसमें स्पेसिफायर कोई नहीं है ना, तो इसलिए हमने लिख दिया वी बार, और वी इसमें क्या है, बेक है, और इसके बाद क्या होता है अके कि ये एन पी। अब एन पी में देखें मैंने रेक्टेंगुलर इस्तेमाल किया, चूँकि उसकी वजह ये थी ये स्पेस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बाज़ का जब स्पेस बनाना मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा जगह घेरी जाती है, फिर आप इस इलामत को इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अभी एक जुमला बन गया। इसके बाद दूसरा जुमला देखें, ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि एन पी है और वी पी है। अब इसमें देखें एन पी नाउन फ्रेज क्या होता है कि स्पेसिफायर, फिर नाउन बार और नाउन होगा, जैसे कि माई सिस्टर हो गया। इसके बाद वी पी में देखें स्पेसिफायर होगा, वी बार होगा, फिर वी होगा, फिर एन पी होगा, ठीक है। उसी तरह बिल्कुल जैसे दोनों का एक जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ नोट करने वाली है ना, जैसे देखें ये देखें जुमला, मैंने इसे यहाँ लिखा है माई ब्रदर बेक अ केक। यहाँ बेक्स नहीं लिखा, चूँकि हम एक बेसिक जुमला लिखने हैं, ठीक है। हमने बाद में बताना है कि एग्रीमेंट है या नहीं है। इसमें हमने माई से ईट्स नहीं लिखा बल्कि ईट लिखा है पहले। अब जैसे देखें पहले फिर हमने क्या किया कि वो जो टेंस प्रेजेंट है, प्रेजेंट और प्लस प्रेजेंट है, उसके बाद प्लस एग्रीमेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट भी है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लिख के एक एरो लगा देंगे कि बेक्स, इसका मतलब है कि इस तरीके के साथ एग्रीमेंट हो रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले जुमले में। अगले जुमले में आप ये देखें कि ये माई सिस्टर लिखा हुआ है, यहाँ ईट लिखा है, फिर वो क्या है टेंस प्रेजेंट है और प्लस प्रेजेंट है और प्लस एग्रीमेंट है, तो फिर यहाँ क्या होगा ईट्स हो जाएगा। तो यहाँ से वाक़या हुआ कि इस तरीके के साथ एग्रीमेंट को हम जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं लिंग्विस्टिक्स की ज़बान के अंदर। अब आगे आते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस का हम कैसे बनाते हैं। अब जैसे ही देखें अली थिंक्स दैट आयशा बिलीव्ड द स्टोरी। सॉरी एक और चीज़ आपको समझाना मैं भूल गया हूँ, ये देखें इसमें जो कंजंक्शन होगा ना, ये कंजंक्शन एंड है, इसके ज़रिए मिलाया गया ना, इस कंजंक्शन को ये कंजंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जैसे कि एंड है तो आप सी ओ कंजंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग हो तो उसको आप एस सी भी कह सकते हैं। बाज़ किताबें इसके कंजंक्शन को कम्प्लीमेंटाइजर भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के नेम हैं जो उन्होंने लिखे हुए हैं। तो ये कंजंक्शन देखिए इस तरीके से हमने लिख लिया। इसके बाद आगे चलते हैं, ये जुमला है अली थिंक्स दैट आयशा बिलीव द स्टोरी। अब इसमें दो क्लासेस है, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। एक अली थिंक्स है, ये एक मेन क्लास है, प्रिंसिपल क्लास है। तो दैट आयशा बिलीव द स्टोरी सबऑर्डिनेट क्लास है। अब इसमें देखें दोनों का पहले एनालिसिस कर रहे हैं। अब ये थिंक्स क्यों लगा है, ये अली की वजह से थिंक्स लगा है, ठीक है। तो ये प्लस टेंसेस के अंदर है, डेफिनेटली थिंक्स आपको बता रहा है। फिर टेंस प्रेजेंट है, ये नॉन प्रेजेंट नहीं है, चूँकि आपको थिंक्स बता रहा है कि प्रेजेंट है, ठीक है। फिर एग्रीमेंट भी है, ज़ाहिर है अली की वजह से हो रहा है। इसके बाद देखें कि आयशा बिलीव द स्टोरी, इसमें टेंस प्रेजेंट है लेकिन ये जो प्रेजेंट नॉन प्रेजेंट है, इसमें प्लस प्रेजेंट है। क्यों ना प्लस, क्योंकि पास्ट है, ये जो बिलीव्ड है पास्ट, ये नॉन प्रेजेंट है, ठीक है। ये बार बार आपने याद रखना है कि जो प्रेजेंट और फ्यूचर होते हैं उनको हम प्लस प्रेजेंट कहेंगे, जो पास्ट होता है हम प्लस माइनस प्रेजेंट कहेंगे, ठीक है। इसमें एग्रीमेंट भी है, ये पहले हमने ये लिख लिया। अब चूँकि हमने ऐसे ऊपर का सही लिख लिया है ताकि जब हम नीचे लिखेंगे फिर हम आसानी के साथ इसे ऐड कर लेंगे। अब आगे आते हैं, ठीक है। ये देखें ये जुमला अब काफ़ी लंबा डायग्राम बन गया। सेंटेंस इसे कहते हैं मेन क्लास या मैट्रिक्स क्लास हम कहते हैं, ठीक, पहली बात होगी। तो अब सेंटेंस क्या होगा, मेन क्लास होगी, क्योंकि एक जो कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लास होती है और एक या एक से ज़्यादा जो होता है सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं। अब जैसे देखें सेंटेंस है एन पी और वी पी, उसी तरह बिल्कुल पहले जैसे आप करते हो। सेंटेंस किससे मिलके बनते हैं, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज। अब नाउन फ्रेज पहले है, नाउन फ्रेज के अंदर क्या आएगा, स्पेसिफायर आएगा, एन बार आएगी, इसके बाद एन आएगा, ठीक है। उसके बाद अली, चूँकि इसके अंदर स्पेसिफायर है ही नहीं, ठीक है। इसके अंदर आप देखें कि बिल्कुल सिर्फ नाउन है। अब आगे आ जाते हैं, अब आगे आते हैं, आगे लिखा हुआ है कि वर्ब फ्रेज किस पे मुश्तमिल होता है, स्पेसिफायर प्लस वी बार पे मुश्तमिल होगा ना। अब इसमें देखिए स्पेसिफायर इसमें फिर नहीं है, तो ये थिंक क्या होगा, इसके अंदर ये आ जाएगा, इसका वर्ब आ जाएगा, जैसे पहले आप करते हैं। अब इसमें एक जो कन्फ्यूजन आपको आएगी ना, वो ये है कि आगे सबऑर्डिनेट क्लास आ रही है, ठीक है। इस लिहाज से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा थोड़ी। अब इसमें देखें कि वी पी क्या है, स्पेसिफायर प्लस वी बार। अब वी बार के अंदर वर्ब हमने लगा लिया। अब उसके बाद जो था ना ये सबऑर्डिनेट क्लास आ रही है, मसला यहाँ आएगा ना, अब सबऑर्डिनेट क्लास है, ठीक है। यानी यहाँ लेट्स सपोज कि अगर ये सिंपल जुमला होता तो फिर सबऑर्डिनेट क्लास तो नहीं आनी थी ना, तो यहाँ सबऑर्डिनेट क्लास आ रही है जो आपको मुश्किल थोड़ी सी बना रही है, ठीक है। यहाँ थिंक को थिंक ही लिखेंगे। इसके बाद दैट जो होता है ये फिर क्या होता है, कंप्लीमेंटाइजर कह लें या ऐसे कंजंक्शन कह लें या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कुछ भी आप कह रहे हैं, इसको किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। यानी इसको आपको मुश्किल समझे तो आप इसे लिख रहे हैं एस कंजंक्शन लिख सकते हैं, SCONG, तो इसका मतलब होगा सबऑर्डिनेटिंग है। ये डैट के जरिए हमने मिलाया। अब इसके बाद क्या होता है कि अब जो सबऑर्डिनेट क्लास हर एक क्लास एक जुमला है, तो जुमले में फिर क्या आएगा, NP आएगा, नाउन फ्रेज, फिर वर्ब फ्रेज आ जाएगा उसी तरह जैसे कि जुमला NP में और VP में। अब NP क्या होगा, फिर स्पेसिफाइड होगा, फिर इसके बाद नैन बार होगी, फिर इसके बाद N होगा। अब आयशा आ गया इसके
अंदर। अब वी पी में क्या होगा, स्पेसिफायर, इसके बाद वी बार, इसके बाद देखें कि वी आ जाएगा, इसके बाद एन पी, फिर स्पेसिफायर, फिर एन आ जाएगा, कि काफ़ी लंबा मतलब जुमला बन गया है। अब इसमें चीज़ नोट करने की, अब देखें ये तो सारा बन गया। अब जैसे देखें इसमें क्या चीज़ समझनी है एग्रीमेंट के हवाले से, इसमें क्या था, टेंस भी है, ठीक है, और पी भी है, प्रेजेंट भी है, और इसके अंदर अग्रीमेंट भी है। तो यहाँ से हमने थिंक आम लफ्ज़ लगाया ना, थिंक को हमने क्या लगाया, ये थिंक्स क्यों लगा है, इसकी वजह से लगा है, यानी अग्रीमेंट की वजह से। अब यहाँ भी आ जाता है, यहाँ भी देखें कि इसकी जो आई नोड है, आई नोड क्या बता रही है कि टेंस भी प्रेजेंट है और लेकिन नॉन प्रेजेंट है, लेकिन अग्रीमेंट है इसके अंदर, फिर इसलिए बिलीव की जगह हमने बिलीव लगा लिया, ठीक है। इस तरीके के साथ आगे करना है। अब आगे आता है एक और जुमला है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। एक होता है फाइनाइट क्लास होती है, कि नॉन फाइनाइट क्लास होती है। देखिए फाइनाइट क्लास वो होती है जिसके अंदर टेंस पाया जाता हो, ठीक है। जिसके अंदर टेंस ना पाया जाता हो ना, ठीक है, वो नॉन फाइनाइट क्लास होती है। अब जैसे देखिए जुमला हमने लिखा है कि ये देखिए फिक्र है, शी वांट्स हर ब्रदर टू बेक अ केक, ये जुमला है, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें कैसे होगा, ये सेंटेंस हो गया, ठीक है, एन पी और वी पी ऐसे ही, ठीक है। अब एन पी इसमें क्या होगा, ठीक है, शी हो जाएगा, इसके बाद टेंस इसमें है, ठीक है, पी भी है और ए भी है, ए भी, पी नहीं है, पी नॉन प्रेजेंट है और लेकिन ए है इसके अंदर। अब इसको कैसे होगा कि शी, ठीक है, वांट तो हमने लगा दिया ना, अब वांट की जगह हमने वांट्स क्यों लगाया, उसकी वजह चूँकि ज़ाहिर इसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके बाद देखें कि वी पी में वर्ब स्पेसिफाइड आ रहा है और वी बार आ रहा है, वी बार के अंदर वर्ब आ रहा है, वर्ब क्या है, वांट, तो वांट को हमने ज़ाहिर इसको वांट को हमने वांट्स बना दिया था, इस वजह से बनाया था शी की वजह से। इसके बाद अब वी बार के अंदर आ रहा है एन पी, एन पी अब सबऑर्डिनेटिंग क्लास के सूरत में आ रहा है, सबऑर्डिनेटिंग क्लास के सूरत में, ठीक है। अब जैसे देखा, अब इसके अंदर क्या है कि सबऑर्डिनेट क्लास के अंदर फिर एन नाउन फ्रेज आ गया, फिर वर्ब फ्रेज आ गया। नाउन फ्रेज क्या होता है कि स्पेसिफायर, फिर उसके बाद क्या होगा, नाउन, जैसे हर ब्रदर है। इसके बाद अब आ गया टू आ गया। देखिए याद रखें जो नॉन फाइनाइट क्लास होती है ना, आप सादा सा एग्जांपल ये देख लें कि जिसमें टू इन्फिनेटिव आता है ना, वो नॉन फाइनाइट क्लास होती है, जिसके अंदर टू नहीं आता वो फाइनाइट क्लास होती है, यानी इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल करने की जरूरत नहीं। अब जैसे देखिए इसके अंदर, अब इसका जहाँ टू आएगा ना, टू ब्रेक, अब टू ब्रेक कौन सा टेंस है, ना ये प्रेजेंट है, ना पास्ट है, ना फ्यूचर है, ठीक है। जिसके अंदर टेंस नहीं होगा फिर उसके अंदर अग्रीमेंट भी नहीं होगा, याद रखें। अब इसमें टी क्या है, टी माइनस है, जब टी माइनस होगा तो आगे वो पी जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल ही, ठीक है। तो अब क्योंकि टेंस है ही को नहीं इसके अंदर, तो फिर हम अगर टेंस हो ना तो फिर हम ये कह ही नहीं सकते कि इसमें नॉन प्रेजेंट या प्रेजेंट है। तो जब टेंस नहीं होगा तो अग्रीमेंट भी नहीं होगा, याद रखिए, यानी अग्रीमेंट होगा टेंस की वजह से। तो टू लगा दिया, टू। इसके बाद देखें कि वी पी, वी के बाद फिर स्पेसिफायर, फिर इसके बाद वी बार, फिर इसके बाद वी, फिर वो उसी तरीके के साथ। अब यहाँ देखें हमने वांट्स उसकी वजह से हमने लगा दिया, ऊपर वाले की वजह से हमने वांट्स लगा दिया, ठीक है। अब इसमें देखें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो जुमले मैंने बनाए हैं ना, जैसे देखिए पहले मैंने सिंपल सेंटेंस का एनालिसिस किया है, उसके बाद मैंने कंपाउंड का किया है, उसके बाद कम्प्लेक्स का किया है, उसके बाद हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्लासेस का हमने एनालिसिस किया है। आपने ये करना है कि एक तो आपने जो असूल मैंने बताए हैं उसको अच्छी तरह समझ लेना, ज़हन नशीन करना है। तो आप कोशिश करें कि इस तरह के एक एक जुमले बना के ना, दो दो तीन तीन, जैसे सिंपल सेंटेंस है ना, उसके तकरीबन 4-5 जुमले बनाएं और उसकी प्रैक्टिस करें, मश्क करें, ठीक है। फिर उसके बाद कंपाउंड की बनाएं, फिर उसकी मश्क करें, फिर उसके बाद कम्प्लेक्स की, फिर इसके बाद फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की। तो दैट इज़ हाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। देखिए ये जो सिंटेक्स होता है ना, ये सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पे बेस करती हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो दूसरी आपको एंड पे ये बात बताना चाहता हूँ कि देखिए इस लेक्चर्स की तैयारी के लिए बहुत किताबें वगैरह पढ़ के फिर उनको सिंप्लीफाई करके बयान करना पड़ता है। तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो इंशाअल्लाह ताला आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं फिर आगे ट्रांसफॉर्मेशन को वगैरह को शेयर करूँगा। तो आप इसकी मश्क करें जितनी हो सकती है, जितनी एक्सरसाइज हो सकती है करें और अपने टीचर से चेक करवाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।